कुछ टॉपिक्स जो है इस बार जोड़े गए हैं एमपीपीएससी प्री में। तो मैं आपको बता रही थी, मैंने पिछली वीडियो में शायद आपको सूचना आयोग के बारे में बताया था, नहीं बताया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो की लिंक आगे भी शेयर करा दीजिए, और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। शायद आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक चीज बताई थी। मैंने आपको बोला था संवैधानिक और सांविधिक। सांविधिक और संवैधानिक। देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आई थिंक मुझे अभी याद नहीं कौन सा वीडियो मैंने बनाया था पिछली बार। तो मैंने आपको उसमें डिफरेंस बताया था, बेसिक डिफरेंस कि संवैधानिक और सांविधिक में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है। देखिए, कुछ निकाय ऐसे होते हैं जैसे संघ लोक सेवा आयोग हुआ, राज्य लोक सेवा आयोग हुआ, निर्वाचन आयोग, ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये सब जो होते हैं ये एक संवैधानिक ना होकर सांविधिक निकाय है। यानी कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज मेरी पिछली वीडियो में जाके विजिट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका वर्णन भारत के संविधान में किया गया था। यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ होगा तो उस चीज को या उस निकाय को संविधान में जगह दी गई थी किसी अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, और सांविधिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनको संसद में अधिनियम पारित करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक डिफरेंस संवैधानिक और सांविधिक निकाय में। मैं ये इतनी कथा क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक नहीं बल्कि एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, मतलब इसको संसद में एक अधिनियम पारित करके इसको लाया गया था। ठीक है, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। आज हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इसका एक्चुअल में क्या उपयोग है और क्यों इसको लाया गया था। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसकी बेसिक पॉइंट क्या है कि ये क्वेश्चन बन सकता है आपके प्री में कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो एक्चुअल में संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। और इसको 1993 में राष्ट्रीय संसद द्वारा 1993 में संसद द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से लाया गया था। 1993 में एक्चुअली ये प्रभावी तो 1994 से हुआ था। 1993 में संसद के दोनों सदनों द्वारा एक अधिनियम लाया गया था जो मानव की रक्षा, मानव के जो अधिकार एक्चुअली हमें संविधान में जो प्रदान किए गए हैं उनकी रक्षा के लिए ये अधिनियम पारित किया गया था 1993 में। ठीक है, जिसको नाम दिया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, जो कि 1994 से प्रभाव में आया था, यानी कि प्रभावी हुआ था। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ था कि सन 2006 में इस अधिनियम में थोड़े से वो किए गए थे, थोड़ा सा संशोधन भी किया गया था, तो उसको मैं आगे बताऊंगी आपको। पहले आप अभी अपन इसमें पुराने पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में पढ़ लेते, फिर मैं बताऊंगी कि क्या क्या संशोधन इसमें किए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही था सांविधिक निकाय है। देखिए, सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कि इसके उद्देश्य क्या थे। देखिए, जैसे कि हम नाम से पता चल रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यानी कि ये हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि इस आयोग का उद्देश्य यही है कि मानव अधिकारों का जो संविधान में हमें मानव अधिकार प्रदान किए गए उनका किसी भी तरीके से उल्लंघन तो नहीं हो रहा है या उनको किसी भी तरीके से क्षति तो नहीं पहुंच रही है। तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का मानव अधिकारों का प्रहरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मानव अधिकारों का प्रहरी कौन है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों का प्रहरी कहा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं उसके उद्देश्य क्या थे।
देखिए, जैसा कि हम बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि मानव अधिकारों की ये रक्षा करता है, तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि जो मानव अधिकार है उनकी रक्षा करना और उनसे रिलेटेड जितनी भी बोल सकते प्रक्रियाएं होती हैं या जो भी कदम उठाए जाते हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट करना, इन्वॉल्व होना उनमें, उनको उनको जो कार्रवाई की जा रही है उनकी रक्षा के लिए वो सही तरीके से की जा रही है कि नहीं, उसमें इंटरफेयर करना और उसको बढ़ावा देना। ठीक है। सेकंड इसमें यही आता है कि इस प्रक्रिया से संबंधित कोई भी मुद्दा अगर उठाया जाता है तो सरकार का उस ओर ध्यान खींचना और उसको बेहतर बनाने के तरीके खोजना। ठीक है। ये इनके बेसिक्स जो रहते हैं वो बेसिक्स जो बोल सकते हैं उद्देश्य हैं वो इसके मानव अधिकार आयोग के हैं। ठीक है। इसके बाद हम आप देख लेते हैं कि ये इसकी संरचना जो है, क्योंकि कोई भी आयोग जब बनाया जाता तो ऐसा तो है नहीं कि सिंगल निकाय होगा, सिंगल व्यक्ति उसमें होगा और उसके माध्यम से सारा ऑपरेट किया जाएगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आयोग बनाया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें संरचना। देखिए, संरचना में यही आता है कि ये कितने सदस्यीय निकाय है, कितने सदस्य इसमें भाग लेते हैं और क्यों लेते हैं और कब कब इनमें मॉडिफिकेशन किया गया, उनका क्या क्या कार्य है, इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे संरचना में। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है। बहुसदस्यीय क्यों है? क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है लेकिन इसमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि अध्यक्ष कौन होता है और 4 अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं और उनको इसमें आयोग में लाने के लिए क्या क्या सेवा करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए, अध्यक्ष जो होता है ना उसके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, सेवानिवृत्त। ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और वो 4 अन्य सदस्य जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक सदस्य एक्चुअली मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें एक 4 जो अन्य सदस्य होते हैं उसमें एक सदस्य कौन होता है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है। या तो वो सेवानिवृत्त हो या फिर वो कार्यरत हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो सेवानिवृत्त ही हो सकता है उसका अपना काम चल रहा हो, वो भी मतलब ड्यूटी पे हो, अभी काम उसका ड्यूरेशन चल रहा हो, मतलब अभी कार्यरत हो अपने न्यायाधीश के पद पर। इसके अलावा उच्चतम, पहला तो हो गया उच्चतम न्यायालय का, सेकंड होता है उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है। इसके लिए भी यही शर्त है कि अगर या तो वो कार्यरत हो या फिर वो सेवानिवृत्त हो। ठीक है। इसके अलावा थर्ड आता है इसमें, थर्ड और फोर्थ 2 सदस्य जो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं वो उनके लिए बेसिकली ये शर्तें रखी गई हैं कि वो मानव अधिकारों के ज्ञाता हो, उनको मानव अधिकारों से संबंधित पूरी जानकारी हो, तो उन सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मानव अधिकारों के ज्ञाता। ठीक है। ये तो थे 4 सदस्य। ठीक है। और एक अध्यक्ष होता है जो कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है। इसके अलावा जो इनकी नियुक्ति की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, देखिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और आयोग के कंपैरेटिवली। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो प्रभाव होता है बेसिकली उसमें इस आयोग में वो बेसिकली प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको जब मंत्री परिषद पढ़ाया है बहुत पुराने, मेरे पुराने वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, तो जब मैं आपको मंत्री परिषद पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति कार्य तो करता है लेकिन उस जो कार्य करता है वो एक्चुअली सारे कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जाते हैं। ठीक है।
और क्या होता है कि बोलते हैं ना कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र कार्यपालिका होती है, सारे कार्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। ठीक है, राष्ट्रपति खुद से स्वयं से कोई निर्णय नहीं ले सकता है। इसी तरीके से इसमें भी प्रधानमंत्री का थोड़ा ज्यादा वेटेज है, मतलब प्रभावी रूप से जो कार्य करता है वो बेसिकली प्रधानमंत्री करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नियुक्ति की जाती है सदस्यों की, वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति के माध्यम से ही की जाती है। ठीक है, नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा गठित गठित कमेटी के माध्यम से की जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा, या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, द्वारा कहना एक्चुअली थोड़ा सा गलत हो जाएगा, कि नेतृत्व में कहिए, में गठित कमेटी के माध्यम से की जाती है। ठीक है, अब इनमें किन किन सदस्यों को शामिल किया जाता है? इनमें बेसिकली सबसे पहले तो होते हैं आपके प्रधानमंत्री, सेकंड आपके होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, थर्ड होते हैं आपके उपसभापति, फोर्थ होते हैं विपक्षी दल के नेता, और फिफ्थ होते हैं आपके केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह बोलते हैं, केंद्रीय मंत्री बोलते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, ये 5 सदस्यीय कमेटी होती है जिनके माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है उनकी सलाह पर ही। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है कि मुख्य न्यायाधीश अगर चाहे तो एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, वो भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक हो जाएगा, तो उसको मिला के 6 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं इनका कार्यकाल। देखिए, कार्यकाल इनका थोड़ा सा डिफरेंट है कंपैरेटिवली और आयोग के। क्या होता है इनके कार्यकाल में, इनका कार्यकाल जो होता है वो बेसिकली 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि नॉर्मली आयोग में 65 वर्ष या 62 वर्ष या 60 वर्ष तक होती है, लेकिन इसमें जो सेवानिवृत्ति की आयु रखी गई है वो 70 वर्ष रखी गई है। आयु 70 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष या 70 वर्ष में से जो भी पूरा होता है उसको तो वो रिटायर हो जाएंगे या सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर वो चाहे इसके अलावा तो वो अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो कुछ शर्तों के माध्यम से इन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। ठीक है, ये शर्तें क्या है? पहला तो वही शर्त है कि पागल या दिवालिया हो, दिवालिया हो। ठीक है, सेकंड ये होता है इसमें कि वह अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, कार्य क्षेत्र मतलब अपने पद पर रहते हुए किसी अन्य लाभ के पद को ग्रहण करता है, या अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कहीं लाभ की के लिए कार्य करता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। सेकंड, पद पर रहते हुए अन्य कार्य में लिप्त हो। ठीक है, थर्ड आता है इसमें कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करने में अक्षम हो।
करने में अक्षम हो। ठीक है, फोर्थ आता है इसमें, फोर्थ आता है फोर्थ आता है इसमें कि अगर वो मानसिक रूप से बीमार हो, लेकिन ये बात न्यायालय द्वारा घोषित की गई हो तब। ठीक है, मानसिक रूप से बीमार हो। ठीक है, ये तो है शर्तें जिनके आधार पर राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकता है। इसके अलावा एक और बात है कि राष्ट्रपति चाहे तो अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकता है एक उसके माध्यम से कि अगर वो राष्ट्रपति अगर ये कहता है कि किसी भी तरीके से मतलब अपने कार्य का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, और अगर उनके खिलाफ किसी भी तरीके का बात आती है या कोई भी रिपोर्ट आती है, तो राष्ट्रपति उस आधार पर न्यायालय को जांच के आदेश दे सकता है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर ये पाते हैं कि फला फला व्यक्ति या मुख्य न्यायाधीश जो भी है कोई उस टाइम, अगर वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अगर जांच में ये पाया जाता है कि वो मुख्य न्यायाधीश उस आरोपों के लिए सिद्ध माने जाते हैं या उनके खिलाफ वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो वह राष्ट्रपति को सलाह देता है कि वो राष्ट्रपति उस अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है उसके पद से। ठीक है, या फिर वह किसी उनके विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध हो जाता है तो सजा याफ्ता के दौरान भी उसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस आयोग में कार्य करने के बाद अध्यक्ष व सदस्य कहीं कार्य करने के लायक नहीं रहते हैं। मतलब यहाँ के बाद वो ना तो राज्य सरकार में ना केंद्र सरकार में कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आयोग के कार्य। कार्य क्या होते हैं? वही मानव अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। सेकंड आता है इसमें जेलों और बंदी गृहों में जाकर उनकी समीक्षा करना और उनकी स्थिति के बारे में बताना। ठीक है, समीक्षा करना व रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, थर्ड आता है इसमें कि मानव अधिकारों के ऊपर शोध करना और उसका प्रचार प्रसार करना। संबंधित शोध करना व प्रचार करना। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट रहती, क्या होता है कि हमारे देश में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो मानव अधिकारों से वंचित रह गए हैं या उन्हें नॉलेज ही नहीं है कि हमें कौन कौन से अधिकार भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं। तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना मानव अधिकारों के लिए। ठीक है, लोगों को जागरूक करना, व उसका प्रचार प्रसार करना। ठीक है, फिफ्थ आता है इसमें आतंकवादी गतिविधियों या अन्य किसी भी कारणों से मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी जांच करना व उसकी समीक्षा करना। ठीक है, इसके अलावा होता है न्यायालय में लंबित किसी भी तरीके के न्यायालय में लंबित
मानव अधिकारों से सबकी प्रक्रिया से संबंधित है या उनके अधिकारों से, मानव अधिकारों से संबंधित किसी भी तरीके के मामला जो न्यायालय में लंबित है उसकी जांच करना और उसमें इंटरफेयर करना। ठीक है, ये तो थे कुछ कार्य। इसके बाद एक बात और मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो कि अक्सर पूछी जा सकती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मानव अधिकार आयोग जब बनाया गया था 1993 में, और 1994 से जब वो प्रभावी हुआ तो 2006 में इससे संबंधित कुछ संशोधन और किए गए थे। ठीक है, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। का संशोधन संशोधन अधिनियम अधिनियम 2006। ठीक है, कुछ संशोधन इसमें किए गए थे। क्या था, एक तो जो सदस्यों की जो संख्या थी वो 5 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, इसके अलावा जो मानव अधिकार आयोग में जो सदस्य नियुक्त किए जाते थे उनकी सेवा शर्तों में भी थोड़ा सा वो किया गया था, बदलाव किया गया। बदलाव, ठीक है। थर्ड इसमें आता है कि पहले क्या होता था कि बंदी गृह और जेलों में जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा किया गया है कि बंदी गृह और जेलों में जाने के लिए मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को जाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रवेश के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे संशोधन किए गए हैं और बहुत सारी बातें की गई, लेकिन वो लिखना पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे एक्चुअली। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो इनकी सेवा शर्तें और जो नियुक्ति इनकी की जाती है वो बेसिकली संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, केंद्र सरकार द्वारा। और उनमें क्या होता है कि उनके एक बार नियुक्ति के बाद उनके किसी भी तरीके की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि बोल सकते हैं कि एक बार नियुक्ति हो गई तो उनको उनकी उनको अधिकार या फिर उनकी जो शक्तियां प्रदान की गई हैं या उनके वेतन भत्तों से संबंधित जो भी चीज है वो उनमें सरकार किसी भी तरीके का अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो कि एक सामरिक निकाय है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।